ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो मैक्स का स्टॉक ट्रेड करता है 40 टाइम्स ईवी एबिटा मल्टीपल पे। यानी कि आप कह सकते हैं हॉस्पिटल सेक्टर का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक। ये अपोलो से भी 33% प्रीमियम पे ट्रेड करता है। मतलब मार्केट को लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मर है, बेस्ट ऑपरेटर है हॉस्पिटल का इन इंडिया। और मतलब इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा उस स्टोरी को जस्टिफाई भी करते हैं। बट अभी इनका जो रिसेंट फाइलिंग आया था 2026 का, उसमें मुझे एक नंबर ऐसा दिखा जो ऑल्दो मैनेजमेंट ने डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं करा है, बट मेरा अगर वो कैलकुलेशन सही है तो शायद इनकी स्टोरी में अब क्रैक्स आने लग गए हैं और शायद अब ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो में अपन डिकोड करेंगे मैक्स का बिजनेस मॉडल, ये जो रेड फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ वो, और मैक्स का मोड क्या है, और फाइनली जो अभी मैक्स का वैल्यूएशन है क्या वो जस्टिफाइड है और या फिर आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि करेक्ट होगा। तो थोड़े बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर कैसे बना, अपन पहले ये जान लेते हैं। तो मैक्स करके एक कंपनी थी जिसके दो बिजनेसेस थे, एक हॉस्पिटल्स का और एक ओल्ड एज होम का। तो 2020 के आसपास उन्होंने अपना हेल्थ केयर जो बिजनेस था, हॉस्पिटल बिजनेस, उसको डीमर्ज कर दिया और उसको बाय किया रेडियंट हेल्थ केयर ने, जो अभय सोई की कंपनी थी। अब इन दोनों कंपनियों को मिला के उन्होंने बनाया मैक्स हेल्थ केयर। तो ऐसे करके मैक्स हेल्थ केयर की शुरुआत हुई। अब क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर के भी कुछ हॉस्पिटल्स थे और रेडियंट हेल्थ केयर के भी कुछ हॉस्पिटल थे, तो इनकी मर्ज एंटिटी बन गई इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन विथ 3400 बेड्स। अब एक फन फैक्ट, रेडियंट हेल्थ केयर ने 50% ऑफ दिस मैक्स बिजनेस को बाई किया था क्लोज टू 2000 करोड़ में। आज मैक्स हेल्थ केयर टोटल कंपनी ट्रेड करती है मोर देन 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। तो आप देख सकते हो क्या रिटर्न, क्या वैल्यू ग्रोथ हुआ है इस कंपनी का इस मर्जर के बाद। तो आज इस वीडियो में अपन ये भी जानेंगे कि मैक्स ने ऐसा क्या किया, कैसे बिजनेस को बनाया जिस वजह से उन्होंने ऐसा ग्रोथ देखा। तो मैक्स की टोटल 21 फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 14 फैसिलिटीज़ दिल्ली एनसीआर रीजन में है। अब इनका जो आरपॉब है वो मोर देन 70,000 पे रहता है, यानी कि एक प्रीमियम चेन है। वैसे तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई प्रीमियम चेन होती है तो उनका बिकॉज प्राइसिंग इतना ज़्यादा होता है, उनका ऑक्यूपेंसी जनरली कम रहता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है हाई प्राइस की वजह से, क्योंकि इंडिया एक मिडिल क्लास इकोनॉमी है। बट मैक्स के इतने हाई आरपॉप होने के बाद भी उनका ऑक्यूपेंसी 70% से ज़्यादा रहता है, विच इज़ देयर कोर मोड, कि ये इतनी हाई आरपॉप चार्ज करने के बाद भी पेशेंट्स को ला पाते हैं। ठीक है, अब इनके बिजनेस में एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। सो ये अपने सारे हॉस्पिटल्स ओन नहीं करते हैं। इनके तीन आउट ऑफ 21 तीन हॉस्पिटल्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जिसके अंदर बस ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपना रेवेन्यू शेयर लेते हैं। इसके अलावा इनका एक और टाइप ऑफ सर्विस है जिसको ये बोलते हैं पार्टनर हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये उस हॉस्पिटल को अपने नंबर्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। बेसिकली वो 21 में ही हॉस्पिटल इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और ना ही उससे रिलेटेड ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। बस ये अपनी सर्विसेज, अपने प्रोटोकॉल्स, मैक्स का ब्रांड, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़, वो सब शेयर करते हैं हॉस्पिटल के ओनर के साथ, और उसके बदले एक फ़ीस चार्ज करते हैं। तो अब इससे क्या फ़ायदा होता है, अपन उस पर आते हैं। सो बेसिकली क्योंकि इनके एसेट्स नहीं लग रहे हैं, इनका कैपिटल नहीं लग रहा है उस बिजनेस में, तो उससे जो भी रिटर्न आ रहा है वो सीधे सीधे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाता है, और दूसरा इनके एबिटा को भी बूस्ट करता है। तो ये थी इनके बिजनेस में कुछ कुछ चीज़ें जो अलग ये लोग कर रहे हैं। एक और चीज़ है, इनका एक लैब बिजनेस भी है और होम हेल्थ केयर बिजनेस भी है। बट ये दोनों बिजनेसेस 250 करोड़ के आसपास है, जो अगर अपन टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें, विच इज़ लाइक मोर देन 8,000 करोड़। तो ये दोनों बिजनेस मिला के 5-6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, इसलिए अभी के लिए इग्नोरेबल है। मेन स्टोरी यहाँ पे हॉस्पिटल्स की ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो मैंने पिछले कुछ सालों में से 21 से 22 में जो जंप आया था उसको इग्नोर किया है, क्योंकि वो वन ऑफ था, कोविड की वजह से एक रिकवरी आई थी। 21 में कोविड की वजह से बिजनेस डैम्पन हुआ था, 22 में उसकी रिकवरी आई थी। तो 22 से 26 के नंबर्स अपन अगर देखते हैं, इन्होंने अपना रेवेन्यू 19% पर ईयर के हिसाब से बढ़ाया है। एक बड़ी कंपनी के लिए ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बट एक चीज़ जो पॉइंट करने की है कि ये पूरा ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेड्स भी ऐड करे ड्यूरिंग दिस टाइम, उस वजह से भी वो ग्रोथ आया है। और अगर अपन इसको प्राइस और वॉल्यूम में बांटने की कोशिश करें तो इनका आरपॉप ग्रोथ क्लोज टू 7% पर ईयर रहा है। तो अगर आप तीन हिस्सों में बांटें इनको, आरपॉप ग्रोथ यानी कि प्राइसिंग ग्रोथ, फिर उसके बाद न्यू कैपेसिटी ग्रोथ, और फिर वॉल्यूम ग्रोथ, द ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ। तो इनका ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ मेरे हिसाब से मिड सिंगल डिजिट्स के आसपास रहा है। अब आरपॉप ग्रोथ पे मैनेजमेंट क्लियरली बोलता है कि ये 7% का ग्रोथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्लोज टू इन्फ्लेशन 4-5% ग्रोथ अपने को देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इनके मार्जिन्स पे। इनके जो मार्जिन्स है वो स्टेबल रहे हैं ड्यूरिंग दिस होल पीरियड। थोड़ा भी रिसेंट में डिक्लाइन आया है, 27 से 26% पे है, बट जनरली स्टेबल रहे हैं।
अब आप बोलोगे स्टेबल मार्जिन रहे फिर तो क्या ही अच्छी बात है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैक्स ने अपनी कैपेसिटी को 70-80% से बढ़ाया ड्यूरिंग दिस टाइम। अब अगर आप मेरे बाकी हॉस्पिटल वीडियोस देखोगे या जनरली कोई भी इंडस्ट्री देखोगे, जब वो कैपेसिटी एक्सपैंड करती है तो उनके शुरू में मार्जिन कम हो गए, क्योंकि आपको डॉक्टर्स को और बाकी स्टाफ को, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को हॉस्पिटल में पहले दिन से लाना पड़ता है, बट पेशेंट्स धीरे धीरे आते हैं। इस वजह से शुरू में मार्जिन कम होता है, फिर जब ऑपरेटिंग लेवरेज ट्रिगर होता है तब मार्जिन बढ़ता है। तो ये कंपनी इतने एक्सपेंशन के बाद भी अपने मार्जिन को स्टेबल रख पा रही है, ये बताता है इनका ऑपरेशनल एक्सेलेंस। ठीक है, तो अब बात कर लेते, अब इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं मैक्स ऑपरेशनली बहुत बढ़िया कंपनी है। पर अब अपन आगे बात करेंगे इनके जो मैं रेड फ्लैग मैंने शुरू में हाईलाइट किया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रेड फ्लैग की। सो 2026 में मैक्स का जो है रेवेन्यू ग्रोथ था 16% का। ठीक है, अब ये जो 16% ग्रोथ था ये प्राइसिंग और वॉल्यूम दो चीज़ों से आता है, करेक्ट। तो आरपॉप ग्रोथ इनका रहा क्लोज टू 5% का। तो यानी कि अपन अगर देखें तो इनका वॉल्यूम ग्रो करा है 11-12% के आसपास। अब इस हॉस्पिटल ने अपना कैपेसिटी जो है इस साल में बढ़ाया 20%। सो कैपेसिटी ग्रोथ 20% है, और उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ ओनली 12% है। एंड इस 12% में से भी मेजर चंक है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे बढ़ने से। सो इस साल इनका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 9% बढ़ा है। तो अगर अपन ये सब को देखें तो इससे एक चीज़ क्लियरली समझ आती है, मैक्स अपने ऑपरेटिंग बेड्स बढ़ा रहा है, बट जो वॉल्यूम है, जो इन पेशेंट्स का वॉक इन है, मतलब कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो नंबर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसको अगर मैं आपको नंबर से क्लैरिफाई करूँ, सो 12% रहा टोटल वॉल्यूम ग्रोथ। इसमें से कुछ परसेंटेज रहा बिकॉज ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। सो बेसिकली पहले अगर हॉस्पिटल में कोई 3.3 डेज रह रहा था, इस साल वो 3.7 3.8 डेज रहा। तो मतलब कि सेम पेशेंट ज़्यादा दिन रहा, इस वजह से वॉल्यूम बढ़ा रादर देन न्यू पेशेंट्स आए। तो और इसके अलावा जो इन्होंने नए बेड्स करे ऐड, उससे भी नए पेशेंट्स, उससे भी पेशेंट्स आए होंगे। सो इनका जो मैच्योर बेड कैपेसिटी है, उससे जो ऑक्यूपेंसी, उससे जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, वो इस साल काफ़ी कम रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है लो सिंगल डिजिट रहा है। तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर इनका जो बेड कैपेसिटी है उसमें अगर पेशेंट्स नहीं आ रहे, तो इससे अपन को एक या दो चीज़ें समझ आ रही है। पहला है इंटेंसिफाइंग कंपटीशन। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये अपने बेड्स को नहीं भर पा रहे हैं, कुछ कुछ पेशेंट्स दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो है ओवर कैपेसिटी। अब अगर 100 ही पेशेंट्स हैं पर बेड्स बहुत सारे हो गए, तो वो 100 पेशेंट्स कुछ कुछ जगह पे ही जाएंगे, तो जो नए बेड्स आए हैं उनको भरना और मुश्किल होगा, और जो पुराने बेड्स हैं उनका भी ऑक्यूपेंसी जो स्ट्रक्चरली अभी तक 70% के ऊपर रहता था, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब अगर अपन बात करेंगे कैपेसिटी ग्रोथ की, सो कैपेसिटी ग्रोथ 22-23 तक स्टेबल था, 3400 बेड्स पे ये ऑपरेट करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपना ग्रोथ ट्रिगर को स्टार्ट किया। 2024 में ये 4000 बेड्स पे चले गए, फिर 25 में 5000 बेड्स पे चले गए, फिर 26 में जो अभी साल है एंड हुआ है, इनके 6000 बेड्स हो गए टोटल। फ्यूचर की बात करें तो 2030 तक इनका प्लान है 10,000 बेड्स पे जाने का। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इनका एक गुड़गांव हॉस्पिटल बन रहा है जो विच वॉज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 2026, मतलब 2026 में लॉन्च होने वाला था, बट लेबर शॉर्टेज की वजह से वो डिले हो गया। अब मैनेजमेंट का रीजनिंग एकदम फेयर है, अभी जो सीएनजी इश्यूज हुए हैं और गैस इश्यूज हुए हैं उस वजह से काफ़ी सारा लेबर अपने विलेजेस वापस चले गए। बट अगर ये वन टाइम है तो ठीक है, बट अगर ये बार बार होता है तो ये एक एग्जीक्यूशन रिस्क भी बन के आगे आ सकता है। आते हैं वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। क्या जो ये मैक्स का 40x का EV टू एबिटा है, यानी कि प्रीमियम, सबसे प्रीमियम मल्टीपल है, क्या वो जस्टिफाइड है? वेल, इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल एनालिसिस किया कि कोई भी कंपनी ज़्यादा वैल्यू पे तब ट्रेड करती है जब इन कोई दो में से कोई एक रीज़न हो। उनका प्रोडक्ट यूनिक हो, जैसे कि एप्पल के आईफोन्स या फिर आईपैड या फिर आईमैक जो पूरा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनके किसी प्रोडक्ट में मोनोपोली हो, जैसे एनवीडिया की है चिप्स में। बट मैक्स के केस में ऐसा इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा एक ही रीज़न हो सकता है कि आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर सको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो सिंपल रीज़न है कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, आप उससे ज़्यादा पैसा कमाते हो वर्सेस कोई और आपका कॉम्पिटिटर। सो इसको अपन समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि अगर शेयर होल्डर दो कंपनियों में पैसा लगा रहा है, एक कंपनी उसको उस 100 रुपये पे 30 रुपये कमा के दे रही है, दूसरी कंपनी 20 रुपये कमा के दे रही है, तो ऑफकोर्स जो कंपनी 30 रुपये कमा के दे रही है वो ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये समझने के लिए मैंने एक एनालिसिस किया, इंक्रीमेंटल ROCE एनालिसिस। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि टोटल
जो केपेक्स लगता है मैक्स का एक बेड पे और अपोलो का एक बेड पे, फिर उस पे वो लोग कैसा रिटर्न्स कमाते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस कैलकुलेशन के बाद निकल के आया फॉर एवरी 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन मैक्स, मैक्स इज एबल टू अर्न 30 रुपीज़ वर्सेज अपोलो जो 20 रुपीज़ कमा पाता है। अब अगर इसको मैंने स्ट्रेस टेस्ट भी किया कि जो मेरा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे और ऑक्यूपेंसी कम होने वाला थ्योरी है, अगर वो सही होता है, उसके बावजूद भी मैक्स जो है सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न कमाता है फॉर एवरी इंक्रीमेंटल 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड वर्सेज अपोलो। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है, मैक्स का जो हायर वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड तो है। ठीक है, तो अगर अपन अब क्विकली इस स्टोरी को समराइज करते हैं, तो एट द एंड क्रक्स आता है सिंपल, हाई आरपॉप प्लस हाई ऑक्यूपेंसी, इसकी वजह से ये लोग हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाते हैं, उसकी वजह से इनका प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है स्टॉक। बट अब ये फ्लाईव्हील काम करता रहेगा या नहीं करता रहेगा, वही एक मेन इशू है जो इससे रिलेटेड आता है मेरा रेड फ्लैग, कि अगर इंटेंसिफाइंग कंपटीशन की वजह से या ओवर कैपेसिटी की वजह से इनको अपने प्राइजेस कम करने पड़े, या फिर जो इनका स्ट्रक्चरल ऑक्यूपेंसी हाई रहता था वो कम हो गया, अगर इन दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हुई, तो क्या फिर भी ये स्टॉक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करे। अब क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप इसको एक फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना, बट मैंने इनके फाइनेंशियल मॉडल बनाया और नंबर्स रन किए, तो उससे एक चीज़ जो निकल के आई कि अगर ये अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन कर पाते हैं और इनफैक्ट उससे थोड़ा कम भी करते हैं, कि जैसे कि मैंने अपने फाइनेंशियल मॉडल में आरपॉप ग्रोथ लिया 4% का, ऑक्यूपेंसी को थोड़ा कम दिखाया क्योंकि अगर नए नए बेड्स ऐड होते रहेंगे तो उन बेड्स में ऑक्यूपेंसी कम रहेगा, और प्लस अगर इनका कंपटीशन रिस्क ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी ऑक्यूपेंसी थोड़ा कम हो सकता है। और ये सब होने की वजह से अगर इनका एबिटा मल्टीपल भी थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, अपोलो के आसपास आ जाता है, यानी कि 30x के आसपास आ जाता है, तो भी इस स्टॉक में रनवे देखने को मिल सकता है। बट आप इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत लेना, ये बस एक फ्रेमवर्क है इन्वेस्टिंग का, और कैसे एक इंस्टीट्यूशन सोचता है वर्सेस कैसे एक रिटेलर सोचता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे बाकी हॉस्पिटल वीडियोज़ भी देखना।